गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपका फेसियोला के अंदर नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। कल हमने फेसियोला के अंदर उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसकी सिंपल से स्ट्रक्चर की कैसा वो दिखाई देता है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे फेसियोला के अंदर सेकेंड सिस्टम की। सेकेंड सिस्टम जो होता है वो होता है एक्सेप्टिव सिस्टम। ठीक है, हम एक्सेप्टिव सिस्टम की बात करते हैं फेसियोला के अंदर। एक्सेप्टिव सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं फेसियोला के अंदर। एक्सेप्टिव सिस्टम की अगर हम फेसियोला में बात करते हैं तो आपको कल मैंने स्ट्रक्चर बताई थी फेसियोला की। फेसियोला की स्ट्रक्चर कैसी होगी? एकदम इस तरह से सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक्सेप्टिव पोर जो होता है वो एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इनकम्प्लीट टाइप की होती है। अब अगर हम एक्सेप्टिव पोर की अगर एक्सेप्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो एक्सेप्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया सेल्स, या फिर जिनको हम नेफ्रिडिया जो होती है, जैसे अपने अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर जो यूनिट होती है, तो इसके अंदर वो नेफ्रॉन्स इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इसके लिए हम उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। दूसरा इसके अंदर काम करता है एक्सेप्टिव सिस्टम के रूप में फ्लेम सेल्स। ये दोनों ही सेल्स जो होती हैं इसमें एक्सेप्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। फ्लेम सेल्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्वाला कोशिकाएं। फ्लेम सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, अब अगर हम ज्वाला कोशिकाओं की अगर बात करते हैं तो ज्वाला कोशिकाओं के स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो होती है वो उसकी कैसी होती है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होती है फ्लेम सेल्स की। ठीक है, फ्लेम सेल्स जो होती है कुछ इस तरह की दिखाई देती है। फ्लेम सेल्स को हम बल्ब सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बल्ब सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बल्ब सेल? क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन क्या होता है? बल्ब के शेप का होता है। ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बल्ब सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनल्स क्या करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके अंदर बाहर की तरफ ये जो आपको ब्लू कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये वाली जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ये ब्लू कलर की लाइनिंग ये वाली क्या शो कर रही है कि इसके अंदर क्या है? ये सूडोपोडियल स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है। ये वाली जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ये वाली क्या है? सूडोपोडियल स्ट्रक्चर है। ऊपर की तरफ ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है जो फ्लेम सेल्स की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो ये आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये येलो कलर की स्ट्रक्चर बेसल ग्रेन्यूल्स होता है। और इसी बेसल ग्रेन्यूल से नीचे की तरफ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो निकली हुई रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, और इन सूडोपोडिया के अंदर की तरफ छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं या ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, ये ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या करता है कि जो फ्लेम सेल्स होती है उनके एक्सक्रीशन मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का एरिया जो होता है उसको बढ़ाते हैं। मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर पाती है। तो उस एरिया को बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन करता है। बल्ब के अंदर की तरफ ये कैविटी पाई जा रही है जिसको हम कहते हैं सेल ल्यूमेन, और नीचे की तरफ ये जो होता है, ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन क्या होती है? टर्मिनल ऑफ, ये वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है? टर्मिनल ऑफ कैपिलरी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? ये फ्लेम सेल्स पूरा का पूरा इस तरह से नेटवर्क नीचे की तरफ ये इस तरह से कनेक्टेड होती है। क्या होगी? इस तरह से कनेक्टेड होती है ताकि ये फ्लेम सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो आगे इस तरह से एक डक्ट के अंदर खुल जाए।
ठीक है, किसमें खुलेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल आएगा वो एक डक्ट के अंदर खुलेगा, इस तरह से जुड़ा हुआ, यहाँ से वेस्ट मटेरियल आ रहा है, ये डक्ट के अंदर खुल रहा है। तो सारी के सारी फ्लेम सेल्स पूरी बॉडी में फैली रहती हैं, जो सारी के सारी फ्लेम सेल्स वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगी, वो इस डक्ट के अंदर क्या करेगी, खोल देगी, और फिर ये धीरे धीरे आगे करके एक मेन कैनाल के अंदर खुलता है, जिसको हम एक्सेप्टिव कैनाल बोलते हैं। उसका डायग्राम अभी आपको बताती हूँ। और वहाँ से फिर एक्सेप्टिव पोर के द्वारा वेस्ट मटेरियल जो होता है फेसियोला की बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर। अब इसका एक्सेप्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरह का होता है, तो उसको हम देखते हैं। ओके, तो अगर हम एक्सेप्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो फेसियोला के अंदर दिखाई देती है। उसका एक्सेप्टिव सिस्टम जो होता है इस तरह का होता है। एक्सेप्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके अंदर बस केवल डाइवर्टिकुला थे। इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लेम सेल्स होती है वो फ्लेम सेल्स फैली हुई रहती हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम टू सेम ही होती है। उसके अंदर भी एक मेन कैनाल होती है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके अंदर जो मेन कैनाल होती है वो एक्सेप्टिव कैनाल होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम टू सेम आपको दिखाई दे रही होगी। ऊपर की तरफ अपन ने क्या देखा था कि ऊपर की तरफ इसके अंदर क्या होता है, ये ओरल शकर्स पाए जाते हैं। ठीक है, माउथ के अंदर क्या होते हैं, ओरल शकर्स पाए जाते हैं। ये ओरल शकर्स क्या करता है कि जो भी ये ओरल शकर है, ये ओरल शकर क्या करेंगे, फूड को चक करने का काम करता है। फिर यहाँ से फूड नीचे की तरफ आता है, वो मस्कुलर फेरिंग्स की तरफ आता है, फिर वो डाइजेशन में हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि एसिटाबुलम, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस एसिटाबुलम के जस्ट नीचे की तरफ ये क्या है, एक लॉन्ग एक्सेप्टरी कैनाल जुड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सेप्टरी कैनाल। इस एक्सेप्टरी कैनाल से ये साइड में क्या है, ये स्ट्रक्चर्स जो निकल रही है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, फ्लेम सेल्स के स्ट्रक्चर है। ये फ्लेम सेल्स पूरी लॉन्ग, जितनी इसकी बॉडी की लेंथ होगी उस पूरी बॉडी की लेंथ में ये पूरे एक्सेप्टरी कैनाल के अंदर फैली हुई रहती है। ये फ्लेम सेल्स निकल रही है। फ्लेम सेल्स के स्ट्रक्चर आपको बता दिए अभी कि किस तरह की फ्लेम सेल्स होती है। ये फ्लेम सेल्स क्या करेगी, ये पूरा जितना भी ये एरिया होगा इसका फेसियोला का, यहाँ से जितना भी इसका एरिया होगा वहाँ से, क्योंकि डाइजेशन जब पूरे में हो रहा था, डाइवर्टिकुला क्या कर रहे थे, फूड को पूरे में सप्लाई कर रहे थे, तो ये फ्लेम सेल्स भी क्या करेगी, हर एक जगह से जो वेस्ट मटीरियल होगा उस वेस्ट मटीरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, हर एक जगह से, बॉडी के हर एक पार्ट से। फिर ये धीरे धीरे ये पतली पतली कैपिलरीज होती है, ये छोटी छोटी सी फ्लेम सेल्स आकर के एक जो ये मेन कैनाल जो बनी हुई होती है इसके अंदर ये खुलती है। और फिर ये जहाँ से भी ये मेन कैनाल ये कहाँ पर आकर के खुलेगी, ये इसके अंदर आकर के खुलेगी, ये वाली इसमें खुलेगी, ये इसमें खुलेगी। इस तरह से फिर पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता कहाँ जाता है, इस पूरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेप्टरी कैनाल के अंदर आता है। नीचे की तरफ इसके अंदर क्या होता है, ये एक्सेप्टरी पोर, यहाँ पर वैसे तो एक्सेप्टरी पोर एब्सेंट होता है, लेकिन क्योंकि बॉडी से बाहर वेस्ट को रिमूव करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल जो होगा वो रिमूव हो जाता है। अब अगर हम इसके अंदर वेस्ट मटेरियल की बात करें कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कौन कौन से फॉर्म में होता है, तो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो फैट के फॉर्म में हो सकता है, फैट मतलब वसा, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में हो सकता है, अमीनो एसिड्स आप सब लोग जानते हो, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में हो सकता है। तो इन फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये इसका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो पाया जाता है। बॉडी जो होती है वो क्या करती है, फैट्स को, वेस्ट मटेरियल को, अमोनिया को, अमीनो एसिड्स को, इन सबको क्या करती है, बाहर निकालती है। साथ साथ में एक और होता है इसके अंदर जो CO2 गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी क्या करती है, ये बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक्सेप्टरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे तो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, 2 सिस्टम अपन ने देख ली इससे पहले, अब बात है इसका नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फेसियोला कैसा एनिमल होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मीन क्या होता है? द्विलिंगी, जिसके अंदर दोनों सेक्स एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। और ये मात्रा गलत, ठीक है। द्विलिंगी एनिमल होता है मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये हर्मोफ्रोडाइट भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल को हम और क्या बोल सकते हैं? हर्मोफ्रोडाइट एनिमल भी बोल सकता है। हर्मोफ्रोडाइट तो सब लोग जानते हैं, उभयलिंगी जो होता है। लेकिन फेसियोला के अंदर खास बात ये होती है कि ये हर्मोफ्रोडाइट होने के बावजूद भी इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर कैसा होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है आपको बताऊंगी। दोनों सिस्टम जो होते हैं, दोनों सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, वो दोनों ही अलग अलग होंगे। दोनों अलग अलग इन द सेंस एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बट दोनों के अंदर वेल डेवलप ऑर्गन्स जो होंगे वो पाए जाएंगे। वेल डेवलप ऑर्गन कैसे? जैसे इसके अंदर टेस्टिस होगा, फिर उसके बाद में वास डिफरेंस होगी, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, ठीक है, वास डिफरेंशिया होंगे। इसके अलावा उसके बाद में इजिक्यूलरी डक्ट, पेनिस वगैरह, ये सारे के सारे सिस्टम जो होंगे वो इसके अंदर पाए जाएंगे। नीचे की तरफ क्या होगी? इजेकोलेटरी डक्ट। तो ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल के अंदर भी वही क्या होगी? ओवरी होगी, फिर ओविडक्ट होगा, उसके बाद में ओविडक्ट के बाद में फिर सॉरी यूट्रस होगा, और इस तरह से इसके जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सारे के सारे पाए जाते हैं। और दोनों के अंदर एक क्या होता है? कॉमन जेनाइटल पोर होता है। क्या पाया जाता है? कॉमन जेनाइटल पोर पाया जाता है। ये कॉमन जेनाइटल पोर क्या करता है? फर्टिलाइजेशन तो क्रॉस होता है, लेकिन जैसे कि अगर दो फेसियोला है, सपोज कि एक ये फेसियोला है, ठीक है, और एक ये फेसियोला है, तो इनके अंदर यहाँ पर क्या होता है? एसिटाबुलम के जस्ट ऊपर की तरफ आपको बताया था कॉमन जेनाइटल पोर होता है। तो ये फेसियोला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब क्रॉस हो रहा है तो ये क्या करेगा? अपना स्पर्म को इसके अंदर रिलीज करेगा। तो अपने स्पर्म को रिलीज करेगा तो इसी पोर के द्वारा करेगा। फिर जब एग्स जो फर्टिलाइज स्पर्म जो होंगे वो जब बॉडी के इनसाइड जाएंगे तो एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो फिर ये अब ये फेसियोला है तो ये फेसियोला इसके एग जो है वो तो फर्टिलाइज हो रहे हैं, लेकिन इस फेसियोला के अंदर जो बनने वाले स्पर्म है वो कहाँ जाएंगे? तो वो स्पर्म क्या होंगे? इसी जेनाइटल पोर के द्वारा बाहर आएंगे और वो किसी और फेसियोला को फर्टिलाइज करेंगे। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एक के अंदर एग बनेंगे एक के अंदर स्पर्म, दोनों ही चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रही है, तो दोनों का ही ज़रूरी है। स्पर्म की एंट्री भी ज़रूरी होती है और स्पर्म की एग्जिट जो होती है वो भी ज़रूरी होती है। तो किसके थ्रू हो रहा है? इस कॉमन जेनाइटल पोर के थ्रू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरह का होता है। ओके तो हम फेसियोला के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। ये होता है फेसियोला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर मैंने जो रेड कलर से बनाया है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रेड कलर वाला कौन सा है? फीमेल। क्या मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइड में, रेड कलर वाला है फीमेल, और जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ब्लू कलर वाला कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके बॉडी की नीचे वाली साइड में, ये नीचे की तरफ की साइड में यहाँ पर क्या होता है, 2 टेस्टिस यहाँ पर पाए जाते हैं। इन टेस्टिस से स्पर्म डक्ट निकली होती है। ये जो ऊपर की तरफ ये जो जा रही है, ये वाली क्या है, ये स्पर्म डक्ट है, दोनों ही साइड में है, दोनों ही साइड में निकली हुई स्पर्म डक्ट। इट मीन्स कि 2 टेस्टिस होंगे, ठीक है, 2 टेस्टिस है, तो दोनों ही टेस्टिस से क्या हो रही है, स्पर्म डक्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ये इसको हम वैसा डिफरेंशिया भी बोल सकते हैं। वो क्या कर रही है, यहाँ पर नीचे की तरफ जो टेस्टिस जो प्रेजेंट है, उन टेस्टिस से क्या करेगी, उसके अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उन स्पर्म को वो क्या करती है, ऊपर की तरफ ले जाने का काम करती है, ठीक है, इसी कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ ले जाती है। ऊपर की तरफ कहाँ पर ले जाएगी, ये ऊपर की तरफ लेके हुए आती है सेमिनल वेसिकल के अंदर। ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला कौन सा है, सेमिनल वेसिकल। स्पर्म डक्ट क्या करेगी, या फिर इसको हम वासा डिफरेंशिया भी बोलते हैं, क्या करेगी, ये स्पर्म को सेमिनल वेसिकल के अंदर लाकर छोड़ेगी। सेमिनल वेसिकल से ये ट्यूब फिर जो है ये आगे की तरफ जा रही है। सेमिनल वेसिकल ब्रॉड होता है, यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म को स्टोर किया जाता है। यहाँ से फिर स्पर्म को स्टोर करने के बाद इनको आगे भेजा जाता है। आगे इनको ले जाने का काम एक डक्ट का होता है, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है, स्पर्म को आगे फिर सीरस सेक से होते हुए मेल जेनाइटल पोर की तरफ ले जाके जाती है। बोला था आपको कि एक कॉमन जेनाइटल एट्रियम होता है, तो जो मेल जेनाइटल ट्यूब ये आ रही है, ये जहाँ पर खुलती है, ये वाली क्या होती है, मेल जेनाइटल पोर होता है, जो मेल जेनाइटल ट्यूब को ला करके खोलता है। दूसरी साइड में जो फीमेल को लाएगा वो फीमेल जेनाइटल पोर होगा। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट ये जो आ रही है, ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे फिर सीरस सेक के अंदर, सीरस सेक पेनिस के अंदर ट्यूब होती है, उसके द्वारा ये कहाँ पर लेके जाता है, मेल जेनाइटल पोर के अंदर स्पर्म को लेके जाता है। और यहाँ से क्या होता है, स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज होता है। बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होते, 2 ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो आपस में अटैच होकर के फिर उनके अंदर कॉपुलेशन की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का ट्रांसफर होता है, ओके। तो स्पर्म आ गए। उसके बाद में सेकेंड हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने देखा था मेल के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर केवल एक ही ओवरी पाई जाती है। ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये ओवरी है। इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एग का। ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। कैसी होगी, ब्रांच्ड ओवरी होगी। और वो ओवरी फिर इस ओवरी से साइड में एक नीचे की तरफ ट्यूब खुली रहती है। ये जो बड़ी सी ट्यूब दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, इस वाली ट्यूब को हम बोलते हैं लॉरेल्स कैनाल। ये लॉरेल्स कैनाल जो होती है ये एक तरह से फेसियोला के अंदर वेजाइना का काम करती है। ये क्या करता है वेजाइना, कि जब इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता तो उस टाइम पे कॉपुलेशन की प्रोसेस जब होती है तो उसके लिए ये लॉरेल्स कैनाल हेल्प करती है, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होता है, फिर एग जो होते हैं वो स्पर्म जो होते हैं वो एंटर करता है। तो स्पर्म यहाँ से एंटर करता है, फिर ये आगे की तरफ यहाँ पर क्या होती है, ओविडक्ट के अंदर खुलती है। इस ओविडक्ट के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन स्पर्म कहाँ से आ रहा है, इस लॉरेल्स कैनाल के थ्रू आ रहा है। कहाँ से आएंगे, लॉरेल्स कैनाल के थ्रू आएंगे। एग जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ओवरी के थ्रू आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं, ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फर्टिलाइज्ड एग कहाँ पर ट्रांसफर होता है, इस विटेलाइन के अंदर। इसको बोलते हैं यॉक रिजर्वर। यहाँ पर क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उन एग को न्यूट्रिशन मिलता है। इसके चारों ओर ये येलो कलर की जो दिखाई दे रही है, येलो कलर की, ये है महली ग्लैंड। ये महली ग्लैंड क्या करती है, जो एग यहाँ पर आता है उस एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके साथ साथ में इस विटेलाइन डक्ट के अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो इस एग के चारों ओर एक कवरिंग बनाने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली एग जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल जाते हैं, वो एग कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर इस फेसियोला से वो एग बाहर निकलता है, तब तक क्या होता है, इसके अंदर रहता है। तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक कवरिंग बनाने का काम करता है। जब यहाँ पर कवरिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, एग को न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो उसके बाद में ये एग जो होते हैं ये ट्रांसफ़र होता है आगे की तरफ। ये ट्रांसफ़र होते हुए कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं यूट्रस के अंदर। कहाँ पर आएंगे, ये जो ट्यूब दिख रही है ये वाली ट्यूब कौन सी होती है, यूट्रस होती है। यूट्रस के अंदर ये आता है। यूट्रस के अंदर जब तक ये आता है तब तक ये एग जो होती है ये कैप्सुलेटेड एग हो जाता है। कैसे होता है, कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड का मीन होता है कि इनके चारों ओर एक कवरिंग जो होती है वो बन जाती है।
कैप्सूल जब बन जाता है, ताकि जैसे जब तक ये फेवरेबल कंडीशन में ना आएंगे तब तक क्या होगा, ये एग इसके अंदर स्टोर रह सकता है, इन एग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो कॉमन जेनाइटल पोर है ये इसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है और बाहर फिर इनका क्या होगा, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट जो होगा वो किस तरह से होता है, कितना डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है और कितना डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कैप्सुलेटेड एग जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी से बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेज तक डेवलपमेंट होता है। ये जो कैप्सुलेटेड एग है इनका कुछ स्टेज तक का डेवलपमेंट जो होगा वो इस यूट्रस के अंदर होगा, और उसके बाद में बाकी का जो डेवलपमेंट होगा वो बॉडी से बाहर होता है। तो डेवलपमेंट और लाइफ हिस्ट्री जो है, ये कितना डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसके बाद में इसके कौन कौन सा लार्वा होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।